पार्टियां तोड़ी मोड़ी जाती हैं, सरकारें गिरा दी जाती हैं, चलता है, बीजेपी भी करती है, मैं जानता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। आदर्शों की आज बीजेपी में कमी आ गई है। जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? ये एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। साथियों नमस्कार। साथियों, एक नारा काफी जोर पकड़े हुए है कि अब की बार 400 पार। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं, कुछ कह रहे हैं कि भाई मोदी ने इस देश की जो इमेज है काफी चमका दी है। कोई लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 370 का मामला जो है सॉल्व कर दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि पर बात होगी। ऐसे न जाने कितनी चीजों पर बात इस देश में हो रही है। हर चीज का क्रेडिट नरेंद्र मोदी को चला जाता है या अमित शाह को चला जाता है। वर्तमान में तो जाना भी चाहिए, काम किया है तो भाई क्यों नहीं जाना चाहिए। प्रिय देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो लंबे समय से कई चीजों के पीछे खड़ा होकर के उस चीज को बनाने में लगा हुआ था, उस चीज को बुनने में लगा हुआ था, जिसके मेहनत का, जिसके प्रयासों का ये परिणाम है कि आज हम ये सब देख पा रहे हैं। राम मंदिर का मामला उठ भी नहीं पाता अगर ये शख्स ना होते तो। इन शख्स का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी। मुझे पर्सनली इस बात की नाराजगी है कि इनको भारत रत्न इतना लेट क्यों दिया गया। ये वो शख्स हैं जिसे सच में सेल्फलेस पॉलिटिशियन कहा जा सकता है। आप कहेंगे ऐसा क्या कर दिया? जरूरी नहीं है कि कोई कुछ करे, कोई बड़े पैमाने पर दिखाई दे तभी माना जाए कि इसने कुछ किया। तो बात शुरू होती है 1980 से। 1980 में जनता पार्टी नाम की एक पार्टी हुआ करती थी। इस पार्टी में से बीजेपी नाम की अलग पार्टी बनानी है, यह विचार था लाल कृष्ण आडवाणी का, और यह विचार आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुका है। इसी विचार के साथ लाल कृष्ण आडवाणी और इनके एक परम मित्र हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते इन्होंने इस बात पर काफी प्रकाश डाला कि देखो, कांग्रेस धर्म की राजनीति कर रही है, मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है, उनके साथ भेदभाव भी कर रही है और उनको प्लीज करने के लिए अलग अलग बातें भी कर रही है। इन सब चीजों पर इन्होंने प्रकाश डालते हुए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। ये दोनों ही लोग कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हो रहे थे, जिनमें से लाल कृष्ण आडवाणी जी की एक खास बात ये थी कि पंचुअल बहुत थे। जनरली पॉलिटिशियंस के लिए बोला जाता है कि पंचुअल नहीं होते, टाइम 10 बजे का दे देते हैं, आते 3 बजे हैं। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी ने आज तक एक भी मीटिंग, एक भी समारोह, एक भी फंक्शन ऐसा नहीं गया जब ये लेट पहुंचे हो, 1 मिनट भी लेट नहीं पहुंचे। ये सब आदतें इनको पड़ी थी आरएसएस से। ये आरएसएस के मेंबर थे, उनके लिए काम करते थे, जमीनी स्तर पे काम किया है, उनकी शाखाओं में गए हैं। और आरएसएस में पंचुअलिटी सिखाई जाती है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, अपने देश के लिए हमेशा खड़ा रहना है ऐसा सिखाया जाता है, और सेल्फलेस होकर के सेवा करनी है ऐसा सिखाया जाता है, जो लाल कृष्ण आडवाणी जी के पूरे जीवन से झलकता है। करते करते साहब ये अपनी इज्जत कमा रहे थे, अपनी इमेज बना रहे थे, पार्टी को खड़ा कर रहे थे, और स्टार्टिंग में बीजेपी के सिर्फ 2 MP जीत करके आए थे। वहां से एक पॉजिटिविटी के साथ ये आगे बढ़ रहे थे, और 1989 और 90 के आसपास इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि हमें हमारा राम मंदिर मिलना चाहिए। अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? इसलिए इन्होंने सोमनाथ गुजरात से एक रथ यात्रा स्टार्ट करी और अयोध्या लेकर के गए। वहां जैसे ही जा रहे थे इनके साथ एक बड़ा जनसैलाब खड़ा हो गया था, लेकिन जैसे ही अयोध्या पहुंचे, अयोध्या पहुंचते ही लोगों में एक अलग एक्साइटमेंट आ गया और वहां पर हिंसा होने लगी। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि मैं इस हिंसा के खिलाफ हूं, मैं रथ यात्रा लेकर के निकला हूं, अहिंसात्मक तरीके से बात उठा रहा हूं, ये हिंसा वाली जो चीजें हो रही हैं ठीक नहीं है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं।
उस समय लालकृष्ण आडवाणी जी ने बोला था कि मुझे रथ से उतर करके उन लोगों के पास जाने दीजिए जो हिंसा कर रहे हैं, ताकि मैं उन्हें रोक सकूं। वो बात अलग है, उस वक्त की जो हमारे यूपी की सरकार थी उन्होंने आडवाणी जी को वहां जाने नहीं दिया और हिंसा होती रही। इस हिंसा का लालकृष्ण आडवाणी जी के दिल पर एक गहरी चोट पहुंची और लालकृष्ण आडवाणी जी इसको कभी भी जिंदगी भर भुला नहीं पाए। आज भी हिंसा उनके दिल में ठेस पहुंचाती है। मामला आगे बढ़ता गया। उसके बाद 1991 के बाद हमारे देश में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। नरसिम्हा राव जी की सरकार में बहुत सारे घोटाले हो रहे थे, करप्शंस हो रहे थे। आपने सुना होगा स्कैम 1992, वो भी उन्हीं के काल में हुआ था और कई और भी चीजें हुई थी। उन्हीं में से एक बड़ा स्कैम हुआ था, डायरी घोटाला जिसे कहते हैं, डायरी स्कैम। उसमें डायरी वायरी का कुछ मसला था, उसमें लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम आ गया था। इन पर आरोप लगा दिए थे कांग्रेस पार्टी ने कि इन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है और 60 लाख रुपए इन्होंने घूस ली है। आडवाणी जी ने कहा, देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और अगर आपको मेरे पे आरोप भी लगाना है लगाते रहिए, मैं कोर्ट में चैलेंज करता हूं और तब तक के लिए अपना इस्तीफा दे रहा हूं। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिर्फ आरोपों के बेसिस पर अपने एमपी के पद से इस्तीफा दे दिया था कि मुझे एमपी नहीं बनना, और ये बोल दिया था मीडिया में आकर के मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा, तब तक संसद में नहीं आऊंगा जब तक ये आरोप मैं गलत साबित ना कर दूं। ऐसा इंसान, यहां इंसान अपने पद के लिए, अरविंद केजरीवाल को देख लो, जेल में पड़ा हुआ है, सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। और लालकृष्ण आडवाणी जी थे, सिर्फ एक बार बोल दिया कि आप पर आरोप लगाए, पद छोड़ दिया। कोर्ट में चैलेंज किया, अगले साल जीत करके आए, कोर्ट ने इनको बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद पुनः संसद में पहुंचे, जबकि कितना बड़ा रिस्क था। कई कई बार तो कोर्ट में मामले 3-3, 4-4 साल, 5-5, 10-10 साल तक चले जाते हैं। और आडवाणी जी अगर इस 10 साल के मामले में फंस जाते तो 10 साल तक तो एमपी बनते ही नहीं। खैर कोई बात नहीं। 1996 में जब आडवाणी जी एमपी चुन करके आए तथा इनके साथी एमपी चुन करके आए, तो इस बात पर बहस हुई कि हमें बीजेपी की तरफ से अगर कोई कैंडिडेट खड़ा करना हो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए तो किसे खड़ा किया जाए। तो सभी लोग एक ही विचार में थे कि बीजेपी की तरफ से तो आडवाणी जी ही होंगे। आडवाणी जी खड़े होकर के सभा में जो है अपना भाषण कर रहे थे। आडवाणी जी उस समय अध्यक्ष थे बीजेपी के, तो सबको लगा आडवाणी जी खुद बोल देंगे कि भाई मैं ही खड़ा हो जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आडवाणी जी जैसे खड़े हुए, आडवाणी जी ने बोला कि इस बार हम बीजेपी के साथी मिलकर के ये तय कर रहे हैं कि हमारे लिए जो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे वो अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। वाजपेयी जी चौंके हैं, मेरा नाम कहां से ले दिया, मुझे तो बताया नहीं आपने। बोले बता देता तो फिर आप हाँ थोड़ी करते। बोले अरे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी है। बोले ऐसे ही है, पार्टी के अध्यक्ष कौन है, मैं हूं, आप ही को प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। वाजपेयी जी ने कहा कि साहब ऐसा क्यों, क्योंकि वो क्वालिटीज आप में ज्यादा है, मुझ में नहीं है। सोचिए, आडवाणी जी ने मिलता हुआ पद, सब तैयार थे कि आप ही प्रधानमंत्री बनिए, आप ही खड़े होइए, लेकिन नहीं, आप में क्वालिटीज है, आप बनिए। इसे कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। लीडर वो होता है जो ये जानता है कि किसमें क्या क्वालिटी है और उस क्वालिटी को आगे लेकर के आता है और आगे बढ़ाता है उसको। ये आडवाणी जी ही थे। जब रथ यात्रा लेकर के चल रहे थे तो इनके जो संयोजक थे, इनके जो एक तरह से सेक्रेटरी उस वक्त कह सकते हैं, जो इनके राइट हैंड थे, वो थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी में एक टैलेंट है, नरेंद्र मोदी में एक संगठन का टैलेंट है, मैनेजमेंट का टैलेंट है। ये चीज पहचानी थी सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। एक फोटो काफी वायरल होती है, लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पीछे खड़े हुए हैं और इनकी जो है बातें सुन रहे हैं और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हालांकि अमित शाह ने भी इस चीज को पहचान लिया था कि मोदी जी में वो टैलेंट है, बट उस टैलेंट को आगे तो वो लेकर के आएगा ना जो पद में बड़ा होगा या जिसकी प्रतिष्ठा होगी, जिसके पास अथॉरिटी होगी। वो आडवाणी जी थे, वहां नरेंद्र मोदी को पहचान लिया था। और जब रथ यात्रा खत्म हो गई उसके बाद नरेंद्र मोदी को अलग अलग जिम्मेदारियां देना स्टार्ट करी, पार्टी में ही, बीजेपी में ही, कभी संगठन की, कभी सेक्रेटरी पद की, कभी किसी की, और वहीं से करते करते मोदी को इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनवाया था गुजरात का। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, यू नो। उसके बाद जब चुनाव जीत करके आए, लाल कृष्ण आडवाणी जी खैर प्रधानमंत्री नहीं बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। कार्यकाल पहला 13 दिन की सरकार चली, फिर 13 महीने की सरकार चली, फिर लंबी एक सरकार जो चुन करके आई थी 1999 में। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया, या उन्होंने कहा कि चलो मैं बन जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और तब से लेके 2019 तक लगातार वो लोकसभा के मेंबर रहे, राज्यसभा के मेंबर भी स्टार्टिंग में रहते। लगभग 50 साल का इनका करियर रहा था। और यही लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, आप हैरान होंगे जान करके, 2014 का चुनाव लड़ा, 2019 में लोकसभा से रिटायर हुए। उस समय इनकी उम्र 92 ईयर्स थी, 92 साल। और 92 साल की उम्र में भी उनकी लोकसभा में अटेंडेंस 90% से ऊपर थी, 90% से ऊपर, हाईएस्ट थी। इतनी तो राहुल गांधी की तो 50% भी नहीं थी। कितना बड़ा अंतर था। एक आदमी 90+ में भी आ रहा है, 90% से ज्यादा अटेंडेंस है। इसे कहते हैं डेडिकेशन, इसे कहते हैं सेल्फलेस सर्विस। अगला अध्याय सुनिए।
लालकृष्ण आडवाणी जी का इकलौता बेटा है, उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं, और मेरे पिताजी इतना बड़ा कद हासिल कर चुके हैं और मैं पॉलिटिक्स में आसानी से आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं, कहीं से भी चुनाव लड़ लूंगा और बात आगे बढ़ जाएगी। लोगों ने कहा बिल्कुल साहब, बिल्कुल अपने बेटे को आप आगे करिए। आडवाणी जी ने कहा नहीं, अगर मैंने अपने बेटे को ही पॉलिटिक्स में लॉन्च कर दिया तो फिर मैं इस बात का विरोध कभी नहीं कर पाऊंगा कि पॉलिटिक्स से परिवारवाद खत्म होना चाहिए। अगर कोई अपनी मेरिट्स की वजह से अपने आप आगे निकल आता है तो बात अलग है, लेकिन मेरी वजह से कोई आगे आए ऐसा कभी नहीं। और आडवाणी जी के खानदान में दूर दूर तक कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उनकी पॉलिटिकल कद था उसकी वजह से कोई फायदा लेकर के आगे बैठे हो, कोई नहीं। यही आडवाणी जी हैं जिन्होंने 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनसे यह कह दिया था कि आपकी बड़ी कृपा है मोदी जी कि आपने आज बीजेपी को पूर्ण बहुमत में लेकर के आए। तो मोदी जी ने कहा ऐसा नहीं है साहब, ऐसा मत बोलिए, बीजेपी भी मेरी माँ है। मैं मानता हूं कि ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों के द्वारा गुजरना ये भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का ये अवसर दिया है। सोचिए, आडवाणी जी इतने बड़े होकर के भी ये बात बोल रहे थे, जबकि उन्हीं आडवाणी जी ने मोदी जी को तैयार किया। ऐसे होते हैं सेल्फलेस लीडर। आज एक केजरीवाल जैसे लीडर को देख करके, राहुल गांधी जी जैसे लीडर को देख करके यही लगता है कि हमारी पॉलिटिक्स का स्तर कितना नीचे गिर गया है। हमारे अटल जी भी हुआ करते थे जो ये कहते थे कि अगर मुझे एक एमपी भी खरीदना पड़ा तो ऐसी सरकार में एक दिन भी नहीं चलाना चाहता और चिमटे से भी नहीं छूंगा ऐसी सरकार को। तो मैं सिर्फ एक एमपी के वोट से उनकी सरकार गिर गई थी, चाहते तो पैसे से खरीद लेते। हालांकि आज खरीद फरोख्त होती है, पार्टियां तोड़ी मोड़ी जाती हैं, सरकारें गिरा दी जाती हैं, चलता है, बीजेपी भी करती है, मैं जानता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। आदर्शों की आज बीजेपी में कमी आ गई है। जो आदर्श पहले आडवाणी जी और वाजपेयी जी के टाइम पे हुआ करते थे वो आज नहीं है उस लेवल के। तो ये कमी है, इसको मैं स्वीकारता हूँ बिल्कुल, लेकिन आडवाणी जी थे। तो हमें विद द टाइम ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश की विरासत कौन थे। पॉलिटिकल आदमी थे चाहे कोई भी थे, देश की विरासत है, भारत का रत्न है आडवाणी जी। नमस्कार।